मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम अंधेर नगरी नाटक के 3 अंक पढ़ चुके हैं, उसकी व्याख्या को समझ चुके हैं और आपको बता दिया गया था कि अंधेर नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ के जो लोग हैं वो विभिन्न अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं तथा जहाँ का राजा है वो विवेक शून्य या विवेकहीन है तथा और इतना वो मूर्ख भी है कि सामान्य व्यक्ति को वो न्याय प्रदान नहीं कर सकता। तो अब हम इस अंधेर नगरी का जो चौथा अंक है उसकी कथा को हम पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। आज से आप ध्यान से सुनेंगे। चौथा अंक, स्थान राज्यसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से सौंक के घबरा कर उठता है। क्या कहा? सुपन खाइए। ए महाराज भागता है। तो यहाँ इस अंधेर नगरी के राज्यसभा का दृश्य है जहाँ पर राजा, मंत्री और नौकर लोग सब उपस्थित हैं। एक सेवक राजा से कह रहा है कि महाराज पान खाइए। तो राजा जो हल्के नशे में है वो चौंक करके घबरा करके उठता है और कहता है, क्या क्या सुपन खाई है या शूरपन खाई है? ऐसा सुन करके वो भागने लगता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। मंत्री राजा को समझाता है कि सुपन खा या शूरपन खा नहीं आई है, बल्कि ये सेवक ये कहना चाहता है कि आप पान खाएं। राजा, दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? न तो तमोली पान लगा कर देता, न ये पुकारता। तो राजा उसको सेवक को कह रहे हैं कि ये दुष्ट, लुच्चा और घटिया सेवक है, इसने बिना किसी कारण के हमारों को डरा दिया और मंत्री को आदेश देता है कि इसको 100 कोड़े लगाए जाएं। तो मंत्री राजा से निवेदन करता है कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अगर पान लगाने वाला इसको पान नहीं देता तो ये आपको पान देने के लिए नहीं कहता। राजा, अच्छा, तो मौली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े डरे हैं, आप तो सुपन खा के नाम से डरे हैं। सुपन खा को सजा हो। तो राजा जो हल्के नशे में था वह मंत्री की बात सुन करके बोलता है कि अगर इसके पान खिलाने में तमोली का दोष है तो तमोली यानी पान बनाने वाले को 200 कोड़े लगाए जाएं। मंत्री राजा को समझाता हुआ कह रहा है कि आप पान खाइए वाक्य सुन करके नहीं डरे हैं, आप तो बल्कि सुपन खा या शूरपन खान के नाम से डरे हैं। तो अगर आपको सज़ा देनी ही हो तो आप सुपन खा को दीजिए। राजा घबरा कर, फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सोत बुलाना चाहता है। नौकर शराब, नौकर शराब। राजा घबरा करके मतलब फिर कहता है कि हे मंत्री, तुम भी मतलब उस सुपन खा का नाम ले रहे हो, तुम बहुत खराब आदमी हो और हम तुम्हारी अपनी रानी से शिकायत कर देंगे कि रानी ये तुम्हारी बार बार ये तुम्हारी सौत को बुलाना चाहता है। और राजा अपने नौकर को आदेश देता है कि शराब प्रस्तुत की जाए। दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उझल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है और दे
नेपथ्य में दुहाई है का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। दोनों नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी प्रार्थी, जो अपनी प्रार्थना लेकर के उपस्थित हुआ है। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है हमारा न्याय होए। तो एक राजसभा में एक फरियादी या एक प्रार्थी आता है और वो महाराज से न्याय की मांग करता है। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ। तो राजा उसे डांटते हुए चुप करा रहे हैं फरियादी को और कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हारे साथ ऐसा न्याय होगा जैसा यमराज के यहाँ भी नहीं होता है। और पूछ रहे हैं कि बोलो तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ जाओ। तो फरियादी राजा से प्रार्थना करता हुआ बता रहा है कि उसका जो पड़ोसी कल्लू बनिया है उसकी दीवार के गिरने से उसकी बकरी दीवार के नीचे दब करके मर गई है और उसका नुकसान हो गया है। तो राजा नौकर को आदेश दे रहा है कि उस कल्लू बनिए को पकड़ कर उस कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ करके लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना यानी संबंधी जो भी हो उसको पकड़ लाओ। राजा क्योंकि हल्के नशे में है तो वह दीवार को पकड़ के लाने का आदेश देता है और कहता है कि अगर दीवार नहीं आ सकती तो उसका भाई, लड़का, दोस्त या कोई संबंधी है उसी को पकड़ के प्रस्तुत किया जाए। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूरने की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ जाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों वह बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। तो राजा जो शराब पिए हुए है, जिसे कोई होश नहीं है, वह उस कल्लू बनिए से पूछ रहा है कि इसकी जो बकरी है वो क्यों मर गई और बकरी को बकरी बोल बोल रहा है। मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ बकरी क्यों मर गई बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसे दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों भाई कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। तो जो कल्लू बनिया और सफाई देता है कि मेरा दोष नहीं है, कारीगर ने कमज़ोर दीवार बनाई जिसके कारण वो दीवार गिर गई और दीवार के नीचे आकर के बकरी मर गई, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो फिर राजा को ऐसे लगता है कि तो दीवार का मालिक जो कल्लू बनिया है उसका दोष नहीं है बल्कि कारीगर का दोष है जिसने कमज़ोर दीवार बनाई है। तो राजा कारीगर को पकड़ कर लाने की का आदेश देता है और कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बौधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी, बौधा कमज़ोर। तो कारीगर अपनी सफाई में कह रहा है कि दीवार के गिरने में मेरा दोष नहीं है बल्कि जो चूना बनाने वाला था उसने कमज़ोर चूना बनाया जिसके कारण ये दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस सोने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, सोने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे, खैर सोपाड़ी चुनने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई। और जैसे ही उस सोने वाले को पकड़ के कारीगर को छोड़ दिया जाता है और उसके स्थान पर सोने वाले को पकड़ के लाया जाता है और राजा पूछ रहा है कि इसकी जो बकरी जिसको वो कुबरी कह रहा है राजा, वो किस तरह से मर गई ये पूछ रहा है। सोने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। सुनने वाला अपने बचाव में कह रहा है कि महाराज मेरा कुछ भी दोष नहीं है बल्कि भिश्ती जो पानी लाने वाला है
उसने चूने में ज़्यादा पानी दे दिया था, जिसके कारण चूना कमज़ोर हो गया था और चूने के कमज़ोर होने से दीवार गिरी और इसकी बकरी मरी। राजा, अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों भाई भिश्ती? गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? राजा, क्योंकि अभी शराब के नशे में है, तो वह चूने वाले को छोड़ देता है और भिश्ती जो पानी लाने वाला था उसे पकड़ करके पूछता है कि तुमने मतलब इतना ज़्यादा पानी क्यों दे दिया, और कि बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। जबकि उसे कहना चाहिए था कि दीवार के गिरने से बकरी दब गई, लेकिन क्योंकि राजा नशे में है, चौपट राजा है, तो इसलिए राजा कह रहा है कि बकरी के गिरने से दीवार दब गई। ऐसा कहना राजा का एकदम अनुचित है, यानी राजा वशवास में नहीं। भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मस्क इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। तो जो शराबी राजा है वह कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहा है, न वह इस मामले को समझने में सक्षम है। तो जो भिश्ती है वो अपनी सफाई में कह रहा है कि मतलब मेरी कोई गलती या मेरा कोई कसूर या मेरा कोई दोष नहीं है। कसाई, जिसने मस्क यानी चमड़े का पात्र बनाया था, उसने ज़्यादा बड़ा पात्र बना दिया, उसमें ज़्यादा पानी आ गया और ज़्यादा पानी आने से और ज़्यादा पानी चूने में गिरने से दीवार कमज़ोर होकर के गिर गई। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। राजा आदेश देता है कि कसाई को छोड़ दो और भिश्ती को बुलाओ। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों भाई कसाई, मस्क ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? राजा कसाई से पूछ रहा है कि तुमने इतनी बड़ी मस्क क्यों बना दी कि जिसमें बहुत सारा पानी आ गया, जिससे दीवार गिर गई और बकरी दब करके मर गई। कसाई, महाराज, गडेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मश्क बड़ी बन गई। कसाई राजा को अपनी सफाई में कह रहा है कि गडरिये ने मुझे बड़ी भेड़ बेच दी, जिसकी ज़्यादा खाल से बड़ी मश्क या चमड़े का पात्र बन गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आता है। क्यों बे ऊख पौंडे के गंडेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? तो जो शराबी राजा है वह गडरिये से, भेड़ बेचने वाले से कहता है कि तुमने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि ये बकरी मर गई? गडेरिया, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, तो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। तो गडरिया अपने बचाव में कह रहा है महाराज से, राजा से, कि उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, तो मैं उसको देखने में लीन हो गया और मुझे छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल या ध्यान नहीं रहा, इसमें मेरा कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ, यानी कोतवाल को तुरंत पकड़ करके लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों भाई कोतवाल, तेने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। और अब तक राजा पर शराब का असर पूरी तरह से हो जाता है और वह कोतवाल को कहता है कि तूने ऐसी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा करके बड़ी भेड़ बेच दी और जिससे बकरी
गिर गई और कल्लू बनिया दब गया। जबकि होना, उसे कहना ये चाहिए था कि बकरी दीवार से दब करके मर गई, लेकिन क्योंकि राजा पर शराब का असर पूरी तरह से हो गया है, इस कारण राजा कह रहा है कि बकरी गिर गई और उसके नीचे कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, महाराज महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि ये बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुम ऐसे दुम से सवारी क्यों निकाला? तो कोतवाल अपनी सफाई में या अपने बचाव में कह रहा है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो शहर में इंतजाम करने के लिए जा रहा था। तो मंत्री सोचता है कि राजा कोई मतलब गलत निर्णय नहीं ले ले, और फिर कोतवाल से कह रहा है मंत्री कि तुमने ऐसे धूमधाम से सवारी तुमने क्यों निकाली? राजा, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं, महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं, यवनिका गिरती है। तो हमने देखा कि अनेक व्यक्तियों को इस मामले में लाया जाता है, और राजा क्योंकि शराब के नशे में है, वह कुछ भी निर्णय नहीं कर पाता, और अंत में एक कोतवाल को फांसी देने का हुक्म सुना दिया जाता है। कोतवाल को ले जाया जाता है, और दूसरी तरफ शराबी राजा को भी मंत्री पकड़ करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। और इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है।